Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College, Dhar. Welcome to class, first year physics, virtual class. Dear students, today we will discuss our topic, that is what is power and what is the average and instantaneous power. So we define the power. Power क्या है? The rate of doing work is called a power. Rate of doing work is called a power. हम यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ पावर, यानी यूनिट टाइम हम कितना वर्क डन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर, मीन दैट इज हाउ मच वर्क डन वी आर डूइंग इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड अ पावर। इन कितने टाइम में हम कितना वर्क डन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ पावर। पावर का फार्मूला जो है दैट इज P is equal to work done divided by time t, so W over T ये आप पास के पावर का फार्मूला है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? जूल पर सेकंड है, इसे हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। और ये आप पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर अब हमने वाट को डिस्कस करना हो तो कहते हैं जी कि अगर आप पास क्या है 1 जूल वर्क डन 1 सेकंड में हो रहा हो तो हम कहते हैं कि इसकी पावर क्या है? 1 वाट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एवरेज पावर क्या है? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज पावर, यानी जितना वर्क डन हमने टोटल किया है दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इट इज कॉल्ड द एवरेज पावर। सो ये इसका क्या है? फार्मूला है, दैट इज द एवरेज सिंबल P, एवरेज पावर दैट इज डेल्टा W, दैट इज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज द टोटल टाइम टेकन। सो दिस इज द एवरेज पावर। And then instantaneous power क्या होता है? The value of power at any instant of time is called a instantaneous power, यानी कि हमारे पास क्या value of power at any instant of time in which the time approaches to zero instantaneous, यानी यहाँ पे आप पास टाइम क्या nearly approaches to zero आ रहा है। जितना ये टाइम इंटरवल छोटा होगा इतना ही हमारी एफिशिएंसी या वर्क डन क्या होगा? ज्यादा बेहतर होगा। तो कहते हैं कि आप पास PINS का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर है, किसी भी टाइम पर किसी भी इंस्टेंट पे जो आप पास वैल्यू ऑफ पावर होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर इन दिस लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो, यानी जो टाइम इंटरवल है वो आहिस्ता सा छोटा हो रहा है दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, एंड डेल्टा W दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम T, सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। तो वाट क्या है जी? पावर इज सेड टू बी 1 वाट। वाट एक्चुअली क्या है? यूनिट ऑफ पावर है, यानी जो ऐसा यूनिट सिस्टम में पावर जैसे मेजर की जाती है वो वाट है जी। द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, यानी आपके पास क्या है? हम कहेंगे कि किसी इंजन की पावर 1 वाट उस वक्त होगी जब क्या हो 1 जूल वर्क डन करे इन 1 सेकंड, देन इट इज से दैट पावर इज 1 वाट। द पावर इज सेड टू बी 1 वाट if 1 joule work is done in 1 second, that is 1 joule over 1 second it is equal to 1 watt। ये आप पास के पावर की जो वाट की डेफिनेशन है, इट इज द यूनिट ऑफ पावर। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव टू डिराइव दैट पावर P is equal to F dot V, ये क्या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी है, ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। So dear students, that F is the force acting on the moving body। हमने कंसिडर किया कि फोर्स F क्या है? एक मूविंग बॉडी पे अप्लाई हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है? V है। देन हमारे पास पावर का फार्मूला क्या आएगा? P is equal to लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ डेल्टा W से मुराद क्या है? वर्क डन है, एंड डेल्टा T से मुराद क्या है? टाइम टेकन है। तो सो आप पास इस आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? यहाँ वर्क डन को एक्सपेंड किए, यानी उसका फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया जी, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ हमने ये डेल्टा W का फार्मूला से ओपन किया है, दैट इज F डॉट D, वो जो आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में स्टडी की थी वर्क के हवाले से कि वो आप पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया F डॉट डेल्टा D डिवाइडेड बाय T। अब हमने इक्वेशन क्या किया? रीअरेंज किया है, दैट इज F फोर्स हमने एक साइड भी किया इनटू डॉट and inside the bracket limit delta T approaches to zero delta D divided by delta T। तो डिस्प्लेसमेंट delta D divided by delta T के एक्चुअली ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी आप पास
ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। यहाँ हमने से क्या किया, ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगा। ये क्यों वेलोसिटी बन जाएगा कि यहाँ पास क्या डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। सो एफ डॉट वी, तो हमने इस तरीके से इसे प्रूव कर लिया, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला आ गया, हमने जो प्रूव करना था, विच शोज दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड अ पावर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो ये आपके पास क्या है, हमने साबित करना था ये रिलेशन, तो वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन किलोवाट आवर, prove that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule. The work done in 1 hour by a source whose power is 1000 watt is called a 1 kilowatt hour. इन कहते हैं कि एक ऐसा सोर्स जिसकी पावर क्या है 1000 वाट हो और वर्क डन इन 1 आवर, यानी 1 आवर में कितना वर्क डन करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ किलोवाट आवर। कोई भी सोर्स है उसकी पावर क्या है 1000 वाट है और वो क्या करता है वर्क डन इन 1 आवर में जो करता है दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर क्या है, असल में यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो 1 किलोवाट आवर जो है, इसमें देखिए इसको हमने प्रूव करना है 3.6 मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर में किलो आप पास क्या 1000 के बराबर होता है, तो हमने 1000 अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई वाट, एंड देन आर में क्या होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड मोस्टली यूज की जाती है। सो हमने 3600 सेकंड की जगह अप्लाई कर लिया है, एंड देन हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होके ये इस फॉर्म में आ गया, दैट इज 3.6 10 is power 6 जूल। तो सो हमने क्या कर लिए, इसको इक्वल कर लिए, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इस तरीके से हमने इसे इंसर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनर्जी, डिफाइन द टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कोई भी जो बॉडी है कहता है उसमें कितनी एबिलिटी है काम करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। Dear students, you have ability to do some work, it means you have some energy. Energy means ability of a body to do work is called energy. And types of energy, it has two types of energy, that is a kinetic energy and potential energy. So discuss करते हैं one by one. That is a kinetic energy. The energy possessed by a body due to its motion is called a kinetic energy. यानी किसी भी बॉडी की जो एनर्जी अगर क्या हो उसकी मोशन की वजह से हो, then we say that it has a kinetic energy, and its formula is K dot E is equal to, that is a 1 by 2 mv square. तो हमारे पास क्या है kinetic energy का फार्मूला क्या है, इसमें दो फैक्टर हैं, that is mass and velocity, इन पर क्या है डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है potential energy. What is the potential energy? That is energy possessed by a body due to its position is called a potential energy, यानी किसी बॉडी की एनर्जी जो है वो ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से हो, that is called a potential energy, and its formula is P dot E is equal to mgh. इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, मतलब कोई डैम है, वहां से पानी लाया जा रहा है, कहता है पानी हाइट पे है, तो कहता है पानी की जो एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से जो होगी वो दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सो ये आपके पास क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ is called a gravitational potential energy, यानी हमारे पास क्या है gravitational potential energy क्या है, it is energy due to the gravitational field at height h from the surface of the earth is called a gravitational potential energy। यानी हम बता रहे हैं कि gravitational potential energy क्या है, यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उससे क्या करते हैं कुछ हाइट h पर ले जाते हैं, तो कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्वॉल्व है जी, यानी इसमें ये जो एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड है और ड्यू टू सम हाइट h की वजह से जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला P डॉट E इज इक्वल टू, दैट इज सिंबल इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देन व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन कंप्रेस्ड या स्ट्रेच स्ट्रिंग या स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया जाए या कंप्रेस कर दिया जाए तो कहते हैं उसमें एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
एंड इस फार्मूला इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी जी। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स आ रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है डी स्टूडेंट, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। The work done on a body it is equal to the change in kinetic energy, that is called the work energy principle। यानी किसी भी बॉडी पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप वर्क डन करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, W इज इक्वल डेल्टा इंटू के डॉट ई। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास क्या है, ग्रीक लेटर है, इसका मतलब क्या है, लिटिल चेंज होती है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी में जितनी भी चेंज आए, चाहे लिटिल है बड़ी है ज्यादा, दैट इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डिराइव करते हैं, हमने कंसिडर क्या किया, लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m। हमने कहा था ये एक बॉडी है, इसकी मास m है, इट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। यानी ये आप पास का इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है एंड आफ्टर सम डिस्टेंस, यानी इसने क्या कि कोई डिस्टेंस कवर की है, देन क्या हुआ है, इस बॉडी पर इसके फोर्स अप्लाई की गई है जिससे क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी बढ़कर vf हो गई है। तो हम कहते हैं कि जो वर्क डन इस पे किया गया है तो कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, कोई बॉडी ली है, उसकी मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। कहते हैं वो इट कवर सम डिस्टेंस देन इट्स वेलोसिटी बिकम vf। तो इसका मतलब हमने इस पे क्या किया है, वर्क डन किया है, फोर्स अप्लाई करके कितना वर्क डन किया वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इधर आ जाए आप पास W F इंटू डी, यह आप पास क्या फार्मूला है, हमने जो इस पर वर्क डन किया है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ द मोशन आप देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज 2as, या s लगाएं या d लगाएं, एक ही बात है, डिस्टेंस के मानों में है। 2ad इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ से आप d एक साइड पे कर लें एज ए डिस्टेंस, तो ये 2a क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर और 2a। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने डिस्टेंस d की वैल्यू क्या की, फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हमें पता है F इज इक्वल टू m है, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये उसकी स्टेटमेंट है। F इज इक्वल टू m में हमने क्या करना है कि इसमें F की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, दैट इज F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FD। इसमें F की वैल्यू F इज इक्वल टू m में इसमें इंसर्ट कर दें, दैट इज W इज इक्वल टू m में इनटू D की वैल्यू आपने ये वाली क्या कर देनी, इंसर्ट कर देनी, जो आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हासिल की थी। तो यानी हमने F और D की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में इंसर्ट की है। F की वैल्यू जो है ma इंटू क्या, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय d। तो यूं इस तरीके से हमने ये दोनों वैल्यूज क्या करनी, इसमें इंसर्ट करनी है जी। एंड देन उसके बाद क्या करें कि ये आप देखें a और a इधर कैंसिल हो गया है, m आप पास बाहर है, इस m को क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, दैट इज हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पास k काइनेटिक एनर्जी F माइनस काइनेटिक एनर्जी I इज इक्वल डेल्टा के डॉट ई, यानी काइनेटिक एनर्जी। इसमें हाफ mv स्क्वायर कैसे बताया था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mvf स्क्वायर का मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इस तरह हाफ mvi स्क्वायर मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हम देखें इसमें लिख रखे हैं, एंड दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास वर्क डन क्या इज इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के आगे, ये हमारा क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन किया जाता है इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। इसी तरीके से अगर आप पास है कुछ स्प्रिंग कंप्रेस्ड हालत में या स्ट्रेच फॉर्म में है, तो कहता है वर्क डन ऑन इट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पे क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। यानी अगर आप स्प्रिंग लेते हैं, उसको हमने कंप्रेस किया होगा, उस पर वर्क डन करते हैं ऑन कंप्रेस स्प्रिंग, वर्क डन ऑन कंप्रेस स्प्रिंग इट विल बी इक्वल टू ऑन सेम बेसिस, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, इन किसी ऑब्जेक्ट में हमने वर्क डन किया, तो कहते हैं वो वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा। अगर हमारे पास क्या है कंप्रेस स्प्रिंग है, या आप ग्रेविटेशनल फील्ड किसी ऑब्जेक्ट को उठा कर ले जा रहे हैं,
तो वहां पे आपके पास क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से आएगा। तो सो ये हमारे पास क्या होगा, डिराइव होगा। इसमें और कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो न्यू टॉपिक है दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। ये ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर बेशतर पेपर में आ जाता है। तो लेट्स वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing an object from a position to infinity with the force of gravity becomes zero is called absolute potential energy। यानी हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करते हैं इन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। जी हाँ, अब हमारे पास फील्ड कौन सा है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये वो फील्ड होता है यानी जहाँ पे अर्थ ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कहते हैं अर्थ ग्रेविटी यानी ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, यानी आप पास हमारे अर्थ के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जमीन के अर्थ के इर्द गिर्द वो एरिया जहां तक क्या होता है अर्थ ग्रेविटी असर रखती है यानी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच लेती है, दैट इज कॉल्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपली वी से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसमें कहते हैं वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing an object from a position to infinity where the force of gravity becomes zero is called absolute potential energy। यानी हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को, ये देखिए हमारे पास अर्थ है, कहता है इस इर्द गिर्द वो एरिया जहां तक इस जमीन अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कहते हैं हमने क्या करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसको रख रखा है, कहता है इसको इतनी दूर ले जाना है, यानी इस पर हमने वर्क डन करना है कि उस इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाए जहां पे क्या अर्थ ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्या होगा, ये जो एनर्जी पोजेस होती है तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमने क्या किया, वर्क डन किया, ठीक है, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन टू इंफिनिटी। यानी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को उठाकर एक पोजीशन से इंफिनिटी पोजीशन पे ले गए हैं जहां पर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जीरो हो गई है। कहते हैं ये जो आपके पास वर्क डन है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। और इसका जो फार्मूला आपके पास U इज इक्वल टू, यू आपके पास क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज माइनस G M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। ये बड़ा G आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल है, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स G, न्यूटन का ग्रेविटेशन कानून तजाज़ुब G, और m से मुराद आपके पास क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m से मुराद का आपके पास ऑब्जेक्ट जो हमने ऑन सरफेस ऑफ अर्थ रखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय r दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास क्या है, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। यानी हमने क्या किया, वर्क डन किया, किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक इन्फिनिटी पोजीशन पे ले गए जहाँ पे उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ ग्रेविटी क्या होगी, वहां पर उस जगह पे जाकर जीरो हो गई है। ये जो वर्क डन है दैट विल कंसीडर एज अ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसकी। कहते हैं कि हमने क्या किया, एज द रिलेशन फॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। हमें जैसे पता है कि ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, P डॉट E इक्वल mgh। रिलेशन फॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फार्मूला है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स का जो फार्मूला है, कहता है जी वो आपके पास क्या, P डॉट E इक्वल टू mgh है। कहता है ये ट्रू है, कब तक ट्रू है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट। जी कहते हैं कि हमारे अर्थ ग्रेविटेशन में, यानी अर्थ की सरफेस पे, कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं, कहते हैं कि इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन यहाँ पास क्या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो कहता है वो आपके पास mgh के बराबर। कहता है ये फार्मूला तब तक ट्रू होगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हो और आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहे, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, तब तक ये फार्मूला क्या है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे आपके पास ये अर्थ है, इस अर्थ की सरफेस तक अगर हम ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट पे 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर लाइक दैट
50 मीटर। कहता है ये जो डिस्टेंस है ये बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, ये आपके पास नियर सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो कहता है उस वक्त जो आप पास वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा mgh वो ठीक होगा, करेक्ट होगा। लेकिन ये क्या है, नियर सरफेस ऑफ अर्थ तक ही है, ये उस वक्त तक की जब आप पास क्या ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे जी। और जब क्या है एक हाथ से ज्यादा चला जाता है यानी हाइट या डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस जगह पर जहाँ पे आप पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट ना रहे, तो ये वहां पर ये फार्मूला क्या है, एप्लीकेबल नहीं है जी। यानी इसमें ये डी स्टूडेंट ये पॉइंट बड़ा ही अहम पॉइंट है कि आप पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh, कहते हैं ये फार्मूला ये उस वक्त तक करेक्ट काम करता है, उस वक्त तक ठीक है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो, अर्थ के सरफेस के करीब करीब ही हो, और उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे जी। ये तब तक ये फार्मूला ठीक है जी, ठीक है। यानी उसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। कहता है ये पॉइंट में बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये पॉइंट बड़ा अहम है, यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट क्या हो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब हो, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हो यानी करीब करीब ही हो अर्थ सरफेस के, और उसमें ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब आप पास क्या ये फार्मूला फॉर वर्क डन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये क्या ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, हमने क्या करना है, बट इफ द बॉडी डिस्प्लेस टू अ लार्ज डिस्टेंस, अब क्या है कि हमने बॉडी को एक लार्ज डिस्टेंस तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है, तो फिर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी आपके पास क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बॉडी को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लार्ज डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रही है। तो और ये क्या होगी, इट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जी। यानी अब आपके पास क्या है, ये चेंज होना शुरू हो रही है, वेरीज हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो, यानी जो जो फासला बढ़ेगा इतनी आपके पास क्या ये फोर्स भी कम होती चली जाएगी। तो कहते हैं इसको फिर हम इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय इट, यानी इस तरह हमने क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। यानी हमने सपोज कर लिया है कि ये आपके पास इस डायग्राम को ये देखें, ये डायग्राम बड़ी अहम है इसको समझना। यानी ये अर्थ सरफेस है, तो ये आपके पास ओरिजिन हमने ओ ले लिए। कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर पड़ा था, कहते हैं यहाँ से आज तक मतलब .1 पे ले गए, .2 पे ले गए, लाइक देन .3 पे ले गए। कहते हैं कि ये जब करीब करीब था, तो कहते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन यानी उसका इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh वो क्या था, करेक्ट था। क्यों करेक्ट था, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट नियर सरफेस ऑफ द अर्थ था, और पोटेंशियल एनर्जी mgh का फार्मूला उस वक्त करेक्ट था। लेकिन क्या हुआ, अब हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाइट पर डिस्प्लेस कर लिया, लार्ज हाइट यानी डिस्टेंस यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कांस्टेंट नहीं रही, ये वेरीज कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यानी जो जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ये कम होती जा रही है। तो इसके लिए हमने फिर क्या किया है, जितने डिस्टेंस पे ये बॉडी लेगी उसको हमने छोटे छोटे स्टेप में क्या किया, कंसिडर किया है जी। ये आपका सपोज 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, अप टू वन हम इसे n स्टेप तक क्या करें, इसे ले गए हैं जी। इसका मतलब क्या होगा, हर पॉइंट पर ये जो फोर्स है वो थोड़ी थोड़ी क्या होगी, चेंज होगी। इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, यानी इसकी जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या होगा, हमें हर स्टेप का वर्क डन क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट करके उसे हम ऐड करेंगे। यूं इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्यों, अब हमें ये क्यों करना पड़ा है, जैसे आपने वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स किया था, क्योंकि वहां फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, वहां हमने क्या किया था, छोटे छोटे स्टेप में हमने डिस्टेंस किया था, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप बनाए थे, और फिर हमने तमाम वर्टिकल स्टेप्स का वर्क डन फाइंड आउट करके उन्हें ऐड किया था। क्लियर होने के बाद सेम आइडिया यहाँ पर भी यही है कि यहाँ भी हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फोर्स क्यों वेरी कर रही है, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, एक हद से बढ़ गया है, और डिस्टेंस हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या है, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अब वेरी हो रही है, कांस्टेंट नहीं रही। लिहाजा हमने यहाँ पर भी क्या किया है कि जो इन्फिनिटी पॉइंट तक, यानी इन्फिनिटी पॉइंट का ये वो पॉइंट है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का हो जाती है, जीरो हो जाती है, और ये जो वर्क डन होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाना है, एन हमारा क्या इन्फिनिटी पॉइंट है। इसके बाद क्या होगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट पर जीरो हो जाएगी, तो इस जगह पर जो एनर्जी होगी वो पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी।
अब इसमें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फोर्स क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी कर रही है, अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो mgh का फार्मूला है अब इस कंडीशन में करेक्ट नहीं रहा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कांस्टेंट नहीं रही। सो अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो आप पास सारा जो डिस्टेंस है इसे हम 1 to n स्टेप तक क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वल स्टेप में लेके जाएंगे ताकि क्यों कहीं रह जाए, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रह जाए इसमें हर स्टेप में कांस्टेंट रहे। तो तब हम क्या करेंगे, हम हर स्टेप का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और उसे हम ऐड कर देंगे। तो आइए डी स्टूडेंट्स हम हर स्टेप का वर्क डन क्या करते हैं, 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख रहे हैं ये आप डायग्राम में देखते हैं, कहते हैं जी ये जो स्टेप 1 है इसका डिस्टेंस आप पास के r1 है, जबकि ये स्टेप 2 जो है इसका डिस्टेंस क्या r2 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आप पास r1 डिस्टेंस स्टेप 1 के है और दूसरे का r2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका r वैल्यू लेते हैं। तो r आपके पास के एवरेज वैल्यू है, दैट इज r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप पास के एवरेज वैल्यू है, ये हमारे पास r आ गया एवरेज डिस्टेंस से, यानी ये एवरेज डिस्टेंस क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ये आप पास क्या r1, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप पास एवरेज डिस्टेंस है, यानी आप पास एक आप पास r1 ये स्टेप 1 का डिस्टेंस है, स्टेप 2 का डिस्टेंस r2 है। तो हमने क्या किया है कि एवरेज डिस्टेंस क्या है इन दोनों के दरमियान, सेंट्रल पॉइंट पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान सेंटर में पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड आर, इट इज एवरेज डिस्टेंस। और हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कहते हैं डेल्टा आर क्या है, ये क्या है डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फर्क है फासले का वो आप पास क्या डेल्टा आर है। तो ये आप पास का डेल्टा आर क्या होगा, इक्वल टू r2 माइनस r1। ये आप पास देखें r2 माइनस r1, यानी स्टेप 2 का डिस्टेंस माइनस क्या है स्टेप 1 का डिस्टेंस। तो सो ये आप पास क्या बनेगा r2 माइनस r1, और ये आप पास क्या डेल्टा r के बराबर जैसे इधर ये डायग्राम में शो किया गया है। आप कहते हैं जी किसको रीअरेंज करें इस फार्मूले को, तो हमने क्या किया है r2 माइनस r1 डेल्टा r है, यहाँ से रीअरेंज किया, r1 इधर माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस हो गया, r2 इज इक्वल टू डेल्टा r प्लस r1, ये हमारे पास आ गया जी। अब यही क्या करना है, यही आपके पास वैल्यू r2 की वैल्यू उठाकर इधर इस इक्वेशन में आपने क्या कर देनी है, एवरेज वाली इक्वेशन में यहाँ पे r की वैल्यू इसमें हमने इंसर्ट कर देना है, दैट इज r इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए डी स्टूडेंट्स हमने इसमें इसकी वैल्यू इंसर्ट की r1, r2 की वैल्यू ये आपके पास क्या है डेल्टा r प्लस r1, यहाँ इस इक्वेशन में हमने क्या कर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, देन डिवाइडेड बाय 2। इसमें आपके पास r1 दो जमा होके ऐड होके 2r1 प्लस डेल्टा r एंड देन डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी। एंड देन नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस 2 को अलग-अलग डिवाइड कर दिया है, दैट इज 2r1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया r1 प्लस आपके पास का डेल्टा r बाय 2। यूं हमने इसे क्या कर दिया सेपरेट करके हमने इसे सॉल्व किया। अब डी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसका स्केयर ले लेते हैं। क्यों स्केयर ले लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, क्योंकि हमने इस पर अप्लाई करना है। हमने ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि कायनात में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है F इज इक्वल जी एम एम ओवर आर स्केयर। लिहाजा इसमें आप देखें कि ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या आर स्केयर है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर आर स्केयर की वैल्यू क्या करनी है अप्लाई करनी है, फाइंड आउट करनी है अप्लाई करने से पहले। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये फार्मूला ये यहाँ पर अप्लाई होना है, तो इसके लिए हमें आर स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो सो हमने ये आर की जो वैल्यू फाइंड आउट की है इसका हम क्या लेंगे स्केयर लेंगे जी। तो हमने इस इक्वेशन का स्केयर ले लिया, तो आर स्केयर इज इक्वल टू राइट साइड पे r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्केयर जी। अब हम इसे ओपन करते हैं, जैसे ए स्केयर a प्लस बी होल स्केयर जो स्टूडेंट आप ओपन करते थे a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, सेम लाइक दैट हम यहाँ भी इसी स्टाइल में ओपन करते हैं जी। दैट इज r1 फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस डेल्टा r बाय 2 सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म जी। हमने क्या कर लिया, इनको आपस में ऐड कर लिया जी। तो इसी तरीके से आपके पास
यहाँ जो है R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल्टा आर है। तो डी स्टूडेंट्स आपके पास ये वाली टर्म कहाँ गई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो इसलिए कि डेल्टा आर बाई टू कहते हैं, डेल्टा आर जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है, आप देख लें ये डेल्टा आर के इंतहाई छोटी वैल्यू है। कहते हैं अगर इसका डिस्टेंस स्केयर ले लें तो ये और छोटी हो जाती है। डेल्टा आर ये देखें, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई टू, ये एक छोटी वैल्यू है। डेल्टा आर खुद एक छोटी वैल्यू है, टू पे डिवाइड करें और हाफ हो जाएगी, फिर हाफ का और स्केयर लेंगे और ये छोटी हो जाएगी। तो कहते हैं हमने इसे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ गया, R1 स्केयर प्लस R1 इंटू डेल्टा आर आ गया। यानी डेल्टा आर स्केयर वाली जो टर्म थी वो हमने इग्नोर कर दी है, यानी उसकी वैल्यू इतनी छोटी है, हमने इसे इग्नोर कर दिया। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे गंदम का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा है, उसमें सिर्फ आप एक दाना उठा लें तो उस एक दाने की वैल्यू उस पूरे ढेर के मुकाबले में के ना होने के बराबर है। लिहाजा एक दाना आप किसी खाते में नहीं डालते, उसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही किया हमने, जो आपके पास टर्म डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 आई थी, तो हमने कहा कि ये इसकी वैल्यू डेल्टा आर के मुकाबले में इतनी थोड़ी है तो उसे हमने इग्नोर कर दिया, नियरली इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। ठीक है, नियरली इक्वल टू जीरो का, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं का, तो लिहाजा ये आप पास जो है डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 वाली टर्म इसमें क्या होगी है, जीरो होगी है। तो लिहाजा आप पास क्या है, R1 स्क्वायर प्लस आप पास R1 इंटू डेल्टा आर, ये आप पास आ गया। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बड़ा अहम था। ओके, आप समझ आ गई, इट्स ओके, गुड। देन अब हमने क्या करना है कि इसमें आर स्क्वायर है प्लस आपके पास क्या R1 स्क्वायर, तो इसमें आप देखें R1 इंटू ये डेल्टा आर, ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट नजर आ रहा है। तो इस डेल्टा आर को आप क्या करें, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। तो डेल्टा आर की वैल्यू ये देखें आप स्टूडेंट यहाँ इब्तिदा में मौजूद है। डेल्टा आर क्या था, दैट इज R2 माइनस R1 था, ये हमने ऊपर ऐसे डिस्कस किया। डेल्टा आर की वैल्यू हमने उठाकर इधर इक्वेशन में यहाँ पर इधर इस जगह इंसर्ट कर देनी है जी। R1 स्क्वायर, ये देखिए R1 स्क्वायर आपका आर स्क्वायर था, R1 स्क्वायर प्लस R1 टू डेल्टा आर, ये डेल्टा आर को रिप्लेस करके इस जगह हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, R2 माइनस R1, ये वैल्यू हमने इसमें क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया जी। तो उसके बाद इसे हम क्या करें, सॉल्व करते हैं, दैट इज R1 स्क्वायर, इसी को आगे राइट साइड इसी आगे चल रही है, दैट इज R1 स्क्वायर, इस R1 के अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें जी, दैट इज R1 R2 एंड माइनस आप पास R1 स्क्वायर। तो ये आप पास के R1 प्लस R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गई R1 इंटू R2, ये आप पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ आप पास जैसा कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम उठाकर इनफिनिटी पॉइंट पर ले गए थे, कहते हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन सॉरी होती ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो सॉरी यहाँ पे सॉरी इसमें सिर्फ अट्रैक्शन का केस होगा, रिपल्शन नहीं होगी। F इज इक्वल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। जी आपके पास क्या न्यूटन का कानून तजाज़ब है, एम आपके पास क्या मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल एम क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसे उठाकर हम इन्फिनिटी पॉइंट पर ले जाएंगे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो ये आपका जो वर्क डन किया दैट विल बी इक्वल टू कंसीडर एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इक्वल जी एम एम और आपका आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर R1 R2, ये देखें हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू अब हमने क्या करनी है, इधर इंसर्ट कर देनी है। ओके डी स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 का वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। इसमें देखें फार्मूला आपके पास क्या है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, तो F इंटू डॉट डेल्टा डी आर। तो वही एफ डी फार्मूला जो आपने इसके चैप्टर के आगाज में, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, यहाँ सिर्फ क्या डी की जगह हमने डेल्टा आर इस केस के हिसाब से यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पास क्या एफ डॉट डेल्टा आर यूज होगा डेल्टा डी की जगह या सिंपल डी की जगह। तो इसे ओपन करते हैं, एफ डी आर इंटू कॉस 180 है। तो ये 180 क्यों आया है, गुड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करके जा रही है, बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन क्या है वो डाउनवर्ड है। तो ये दोनों क्या होंगे, फिर एंटी पैरेलल होगी, तो एंगल क्या हुआ पर 180 डिग्री हुआ ना, तो लिहाजा हमने यहाँ पर एंगल क्या लगा दिया, 180 डिग्री यूज कर लिया है। तो ये आपके पास नेगेटिव वर्क डन है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा। तो कहता है उसका हमने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट किया और उसमें हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया जी।
तो कहते हैं फॉर्मूले में यहाँ हमने वर्क डन क्या किया, इसमें अप्लाई किया, तो वो आपके पास क्या ये एफ की वैल्यू जी, ये देखें वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 एफ डॉट डेल्टा डी आर, आपके पास क्या आ गया एफ आर इंटू एफ डेल्टा आर इंटू काज 180 आ गया, और एफ की यही वैल्यू हमने क्या कर यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दी है। घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस क्यों है, काज 180 की वजह से माइनस है, काज 180 वैल्यू हमेशा क्या होती है माइनस होती है, लिहाजा हमारे पास का ये माइनस आ गया इंटू एफ डेल्टा आर आ गया था, ठीक है। ये आपके पास जी एम एम और आर वन आर टू, ये एफ की वैल्यू है, ये देखें एफ की वैल्यू हमने डायरेक्ट इसमें इंसर्ट कर दी है इंटू क्या पास डेल्टा आर है, तो इज इक्वल टू क्या हमारे पास, इसे हमने साल के फर्दर माइनस जी एम एम डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, तो यहाँ आगे हमने क्या किया, इसमें डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, तो ये हमने क्या कर दिया, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कंपोनेंट कर लिए जी। इन इसमें ये देखें, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये हमने वर्क डन का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, क्लियर हो गया स्टूडेंट, यानी हम कंपोनेंट 1 से स्टेप 1 से 1 2 तक का वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते थे, तो 1 to 2 वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 मैंने लिखा है इनटू एफ डॉट डेल्टा आर है, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, इसे ओपन किया तो एफ इंटू डेल्टा आर cos थीटा बन गया था, यहाँ आपके पास क्या है एंगल 180 है, क्यों 180 है कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड है, दोनों में एंगल क्या है 180 का, सो इस वजह से हमने यहाँ पर 180 अप्लाई किया है, और cos 180 क्या होता है माइनस होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे साइन क्या है माइनस है इंटू एफ डेल्टा आर है, और यहाँ पे हमने क्या किया एफ की वैल्यू इसमें क्या कर दी है इंसर्ट कर दी है इंटू डेल्टा आर, सो इसको हमने क्या किया फिर रीअरेंज किया, दैट इज माइनस जी एम एम इंटू डेल्टा आर अवर आर वन आर टू, तो यहाँ आगे हमने डेल्टा आर की वैल्यू इंसर्ट कर दी है, दैट इज आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, तो इस तरीके से हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 आ गया। सेम लाइक दैट इसी रूल पर हम सेकंड का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वो आपके पास क्या है वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, यही फार्मूला आपके पास क्या होगा सेम यूज होगा, तो दैट इज यानी इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो दैट इज हमने क्या किया है, ये जो आप आर वन आर टू जो टर्म नीचे डिनोमिनेटर में थी, इसको हमने अलग अलग क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, सिंपल इसी स्टेप को आगे लेके चल रहे हैं, दैट इज माइनस जी एम एम इंटू आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, यहाँ हमने डेल्टा आर की वैल्यू इसमें इंसर्ट की थी, और अगले स्टेप में हमने क्या किया, इनको अलग अलग क्या करें डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल यानी आर टू डिवाइडेड बाई आर वन आर टू अलग कर दिए, और आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू इसको अलग कर दिया, सिंपल ये काम किया। उसके बाद हमारे पास क्या है फर्दर कैलकुलेट होके ये हमारे पास क्या बन गया माइनस जी एम एम, इसमें देखें इस पहले स्टेप में आर टू और आर टू आपस में कैंसिल होके इधर क्या बन गया 1 over आर वन, एंड माइनस आपके पास क्या आर वन और आर वन कैंसिल होके 1 by आर टू रह गया, तो ये देखिए माइनस 1 by आर टू बन गया, ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन 1 आ गई। इसमें आप देखें तो ये बाकी फर्दर चीज क्या है कॉमन है, दैट इज माइनस जी एम और एम, ये तीनों क्या है ये चारों आपके पास कॉमन है, फर्क सिर्फ कहाँ पे आएगा यहाँ पर आएगा इनमें, यहाँ पास 1 over आर वन माइनस 1 over आर टू, ये स्टेप 1 के लिए होगा, तो 2 से 3 के लिए क्या होगा आपके पास सिंपल यहाँ पे फर्क आएगा, दैट इज 1 by आर टू माइनस 1 by आर थ्री, इधर क्या था 1 by आर वन माइनस 1 by आर टू था, इधर आपके पास एक स्टेप आगे हम फर्दर चले गए 2 से 3 पे चले गए, वो आपके पास क्या होगा दैट इज माइनस जी एम एम 1 by आर टू माइनस 1 by आर थ्री, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। इस तरह आप 3 से 4 तक क्या होगा उसमें भी क्या है माइनस जी एम एम, ये सेम रहेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट क्या है 1 by आर थ्री माइनस 1 by आर फोर होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप का वर्क डाउन फाइंड आउट करेंगे, हद तक हम आखिरी स्टेप में चले जाएंगे, दैट इज n माइनस 1 to n स्टेप तक, ये आपका जो लास्ट स्टेप है ये वाला ये आखिरी n स्टेप है इन्फिनिटी, और ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप है दैट इज n माइनस 1 to n। ये हम इस कंपोनेंट का इस स्टेप का हम क्या करें वर्क डन कैलकुलेट करें, वो आपके पास क्या हो गया that is minus gmm 1 over r n minus 1, that is second last step to minus 1 over r n, ये आपके पास n इक्वेशन आ गई। तो अब हमने क्या करना है डी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर हर स्टेप का वर्क डन कैलकुलेट किया, और फिर हम क्या करें टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तरीकाकार क्यों ये रखा हमने, इसलिए कि हर स्टेप पे
वक्त जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो चेंज हो रही थी, लिहाजा हमने क्या किया था, तमाम डिस्टेंस को एन स्टेप में, एन इक्वल स्टेप में हमने किया ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन वो जब हो गया तो हमने हर स्टेप का क्या किया, लादा वर्क डन कैलकुलेट किया। अब हम टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे, इन सारे स्टेप्स का वर्क डन हमने फाइंड आउट किया, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट ये देखिए, अब टोटल वर्क डन के लिए वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 plus work done from 2 to 3 plus work done from 3 to 4 and then so on, plus आप पास का वर्क डन फ्रॉम n minus 1 to n। तो हम जितने वर्क डन जो है हर स्टेप के कैलकुलेट किए वो हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। कहते हैं हमने यहाँ देखा कि साहब में माइनस जी एम एम ये आप पास कॉमन है जी, तो सो हमने यहाँ पर क्या कर ली, कॉमन ले ली माइनस जी एम एम, यानी हमने सबके अलग वैल्यू सेट करके यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लिया, कॉमन हमने ले लिया जी। इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, 1 over r1 minus 1 over r2 plus 1 by r2 minus 1 by r3 and then so on up to 1 over n minus 1 minus 1 over rn जी। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पास माइनस 1 by r2 टर्म प्लस 1 by r2 टर्म से कैंसिल होगी। इस तरीके से माइनस 1 by r3 टर्म प्लस 1 by r3 टर्म से कैंसिल होगी। इस तरह क्या है होते होते सारी दरमियान जितनी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। एंड पे हमारे पास बच क्या आ जाएंगी, माइनस जी एम एम। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है इसमें बच जाएगी जी, दैट इज 1 over r1 minus 1 over rn। तो डी स्टूडेंट्स आर एन के आपके पास इन्फिनिटी पॉइंट है। हमने यहाँ डिस्कस किया था कि हम क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन पोजीशन से मूव करा के इन्फिनिटी पॉइंट पर ले जाएं जहां पे क्या हो जाए, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी आपके पास क्या है इस केस में आर एन के इन्फिनिटी पॉइंट है जहां पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का जीरो है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन में हमने कहा था कि हम क्या है, ये वो वर्क डन पास है इन द ग्रेविटेशनल फोर्स में जहां पर से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके किसी पोजीशन से इन्फिनिटी पॉइंट पर ले जाएं जहां पे क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो दैट विल कंसीडर दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी आर एन के आपके पास इन्फिनिटी डिस्टेंस है, 1 over आर एन क्या हो जाएगा, 1 by इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ हमने क्या कर दी, 1 over आर एन की वैल्यू जीरो पुट कर दी है। तो आपके पास ये क्या रह जाएगा, वर्क टोटल जो है माइनस जी एम एम ओवर आर वन। तो ये आपके पास आ गए। कहते हैं दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं ये जो वर्क डन है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो ये आपके पास क्या, इसको हम जो वर्क इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बताया ये जो टोटल वर्क डन है ये आप इसके इक्वल आ गए, और ये वर्क डन जो स्टोर होता है एज ए किस फॉर्म में होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। और इससे हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज माइनस जी एम एम ओवर आर वन। ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसका एक्सप्रेशन आ गया। कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, कहते हैं अब हम इसका क्या करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कहता है जनरल एक्सप्रेशन में क्या होगा आपके पास, फॉर डिस्टेंस आर, ये तो आपके पास आर वन डिस्टेंस था ना, एक स्टेप के लिए किया। इस तरह हम जनरल इसका जो डिस्टेंस आर अगर हमारे पास डिस्टेंस हो, जनरल फार्मूला हमें करना हो, तो आपके पास क्या होगा, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जनरल फार्मूला आ गया, जनरल एक्सप्रेशन आ गया है। इसमें आर क्या है, कहते हैं इसमें आप ये देखें, व्हेन आर इंक्रीजेज यू आल्सो इंक्रीजेज जी। कहते हैं कि यहाँ आपके पास क्या है, आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो कहते हैं यू आल्सो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो आपस में क्या, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये उनके आपस में इक्वल है जी। और यहाँ कहते हैं नेगेटिव साइन इधर क्या है मौजूद है, नेगेटिव साइन क्या कहता है, शोज ग्रेविटेशनल मास इज अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि इसमें जो फोर्स है वो क्या अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जैसे पहले ही बताया था कि इस ग्रेविटेशन हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, और इसको हम नेगेटिव साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यूं इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या ये एक्सप्रेशन के डिराइव हो गए। अगर इसमें कोई पॉइंट हो डी स्टूडेंट, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, then please ask it. Okay, dear students, no question, that's good.
इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी क्लास क्या होती है, खत्म होती है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।